नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। प्रणाम देवभूमि, मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 20 करोड़ के बीज घोटाले की फाइल सचिवालय से गायब होने के बाद सरकार और शासन में हड़कंप मचा हुआ है। सचिवालय से 2 साल से फाइल गायब होने से सचिवालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल लाजमी है। गौरतलब है कि ये फाइल आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व IAS रामविलास के दफ्तर से गायब हुई थी। गायब फाइल की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस मामले में FIR हो चुकी है और पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है कि कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 2016 में हरीश रावत की सरकार में बीज घोटाले का मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद सरकार बदलने के बाद फाइल सचिवालय में दबी रही। लेकिन एक RTI ने जब यह फाइल के बारे में सूचना डाली तो यह फाइल गायब मिली। फिलहाल सूचना अधिकारी ने कृषि अपर सचिव को खोई हुई फाइल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कि जैसे ही मीडिया के माध्यम से मैं कल दिल्ली में था, मेरे संज्ञान में आया, मैंने उसका संज्ञान लेते हुए आज अपने सचिव और अपर सचिव को आज बुलाया था। लेकिन अभी तक कोई भी लिखित सूचना आयोग द्वारा कोई भी लिखित डिपार्टमेंट को नहीं मिला है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये धामी सरकार है। इस मामले में FIR ऑलरेडी हो चुकी है और एक IAS उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि ज्ञानवापी मसले पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मुस्लिमों को ASI सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी पहले मंदिर था या नहीं। अगर मंदिर था तो उन्हें हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए और नमाज पढ़ने के लिए कहीं और मस्जिद बना लेनी चाहिए। शादाब ने कहा कि अगर इतिहास में कोई गलती हुई है तो उसे समय के साथ ठीक भी किया जा सकता है। ASI के इस सर्वे के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज में भाईचारा स्थापित करने की जरूरत है, इसीलिए दोनों पक्षों को बैठकर इस मुद्दे को कोर्ट के बाहर ही समाधान निकाल लेना चाहिए। इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं, अगर हुई हैं तो वो ASI की रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। अगर हुई हैं और जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, अगर उस तरह की कोई बात है तो इस्लाम में किसी भी विवादित जगह पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती और मस्जिद बन भी जाए तो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि वहाँ नमाज नहीं होती है। हमें आपस में बैठकर प्यार मोहब्बत से वो वातावरण बनाना चाहिए देश के अंदर कि जो नफरत का वातावरण है समाप्त हो, प्यार मोहब्बत कायम हो, एक दूसरे के साथ हम मिलके रहें। जो नमाज पढ़ना चाहते हैं उन्हें दूसरी जगह मस्जिद बनाने की इजाज़त मिले। मुसलमान भी बड़ा मन दिखाएं, जहां लगता है कि हिंदू पक्ष के दावे हैं वहां बड़ा मन करते हुए वो ज़मीनें उन्हें सौंप। राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों के खिलाफ कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार को पुतला दहन भी किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर सिंह गोगी का कहना है कि राज्य सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे का बखान दिन रात करती है, लेकिन राज्य में बेटियां कहीं ना कहीं असुरक्षित नजर आ रही हैं। इसीलिए राज्य सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। देख रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि में दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के अत्याचारों के, और धाकड़ धामी की नाक के नीचे जो देहरादून में हत्या की गई है उसके बाद कूड़े में फेंका गया है, सब मामला आपके संज्ञान में है। इससे पहले अंकिता हत्याकांड हो, हरिद्वार में भी एक मामला अत्याचार का सामने आया। तो पूरे उत्तराखंड में जिस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं और जो इनका मुद्दा है, जो इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे तो लग रहा है नारा इनको चेंज करके मुझे लग रहा है भाजपा से बेटी बचाओ का नारा अब हमें चलाना पड़ेगा। जिस हिसाब से पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो माहौल हो रखा है, इस चीज़ के लिए हमें सोचना पड़ेगा और आगे इस तरह की घटना ना आए, इसके लिए कोई ठोस नीति बननी चाहिए।
उत्तराखंड में एक के बाद एक विभागों में हो रहे कर्मचारी अधिकारियों की सेवा विस्तार पर सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी ने भी मोर्चा खोल दिया है। दीपक जोशी ने कहा कि लगातार कर्मचारियों की सेवा विस्तार दिखाया जा रहा है, जो किसी भी सूरत से सही नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार वित्तीय हालात का रोना रो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के प्रमोशन में भी यह अड़चन बन रही है। लिहाजा सरकार को सेवा विस्तार जैसे मामलों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, जैसे कर्मचारियों की अहित ना हो और सरकार के हालातों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। बहुत ही शुरू से हम लोग इसका विरोध करते आए हैं और मुझे लगता है कि ये उन सब के अधिकारों को वंचित करता है जो एक स्ट्रीम लाइन में है, एक प्रमोशन की लाइंस में है और सरकारी सिस्टम में रहते हुए प्रमोशन की बाट जोते हैं और एकाएक उन अधिकारियों को एक्सेशन देना कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है पदोन्नति के और साथ साथ सरकार के खर्चों को भी बढ़ाता है। मुझे लगता है कि ये एक्सटेंशन का जो खेल चलता है, इसे पूर्ण रूप से इसमें विराम लगाना चाहिए और सेवारत कर्मचारियों के प्रमोशन या अधिकारियों के प्रमोशन समय समय पर हो, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। इससे सरकार का वित्तीय जो भार है वो भी डगमगाए। नगर निगम देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स कलेक्शन की योजना बना रहा है, जिसके लिए अनुभाग को रोस्टर तैयार करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। अब जल्द ही मलिन बस्तियों से टैक्स कलेक्शन का काम कैंप लगाकर किया जाएगा। नगर आयुक्त मनोज गोयल के अनुसार लगभग 5 से 6 करोड़ का टैक्स इन मलिन बस्तियों से निगम को प्राप्त हो सकता है। उसके संबंध में भी अनुभाग को रोस्टर तैयार करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जल्दी उसका रोस्टर तैयार होकर उस पर कार्रवाई शुरू होगी। वर्तमान में थोड़ा सा ऑलरेडी जो कैंप्स चल रहे थे उसका भी कार्रवाई लगातार चल रही है, तो उसको रेशनलाइज करते हुए जल्द ही मन बस्तियों में हाउस टैक्स के कैंप्स भी लगने शुरू हो जाएंगे। अनुमान लगाना तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इस प्रकार कोई सर्वे डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन कैंप्स वगैरह के माध्यम से ये सूचना जो है और अच्छे से निकल के आएगी। बट अगर एक रफ नंबर बोलना हो तो मुझे लगता है 5 से 6 करोड़ रुपए क्या। कंडोलिया थीम पार्क पर अब ताला लटक गया है। पार्क का संचालन कर रहे संचालक ने आर्थिक नुकसान के चलते खुद ही पार्क के संचालन में अपना हाथ खींच लिया है। इसके बाद पार्क के संचालन पर संशय के बादल छा गए हैं। आपको बता दें कि पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले, थिएटर, ओपन जिम जैसे हाईटेक सुविधाएं मुहैया कराई गई थी, लेकिन कंडोलिया थीम पार्क का संचालन कर रहे चेतनपुरी ने बताया कि थीम पार्क के संचालन में अधिक खर्च आ रहा था, जिस वजह से संचालन को बंद करना पड़ा है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि संस्थान ने पार्क का संचालन छोड़ दिया है। पार्क के बेहतर संचालन के लिए जल्द ही इको डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाएगा। जो हमारा कंडोलिया पार्क है उसका जो टेंडर या जो समयावधि थी वो 31 जुलाई को ख़त्म हो गई है और उनके द्वारा अनविलिंगनेस शो की गई है। तो इसी क्रम में उसे ईडीसी या इको डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से संचालित किए जाने की सैद्धांतिक सहमति बनी है डीटीडीसी की। और थर्ड, बोर्ड संचालन को लेकर मेरे द्वारा एक कमेटी गठित की गई जिसमें सीडीओ, डीएफओ और ट्रेजरी ऑफिसर और उनको। ये जो पार्क है ये काफ़ी बड़ा पार्क है। इसके जो चलाने के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसका हमने ऑलरेडी ब्यौरा दे रखा है कि करीब 2,16,000 के आसपास महीने का खर्चा आता है इसके अंदर। और फिर भी हम अपना पूरे पिछले साल से चला ही रहे हैं इसको। तो हमने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करी थी कि इतने खर्चे होने के बाद, टूरिस्ट ना होने के बाद और लगातार बारिश होने के बाद यहाँ पे लॉसेस 100% है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आज तो इसको रेवेन्यू शेयरिंग पे चला लें। 11-12। तो कंडोलिया पार्क अब बंद हो रहा तो किस तरीके की परेशानी आप लोगों के सामने आएंगी? सर बहुत परेशानी होगी। हम तो यहीं इसी के उससे चलाते थे अपना घर। मेरे 2 बच्चे हैं, उसी जॉब से मैं, अब मेरा आदमी यहीं काम करते हैं सर। अच्छा 5-6 महीने मुझे हो गए, ऐसे मेरे आदमी उनको भी हो गए। इसी के सारे हमारे मतलब जॉब कहाँ मिलेगी सर, अब हमें तो कहीं मिलेगी नहीं। रुद्रपुर शहर के बीचों बीच नई बस्ती में बुधवार रात एक दंपति की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जबकि उसकी मां को चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हत्या आरोपी घर में मौजूद नाबालिग को धक्का देकर फरार हो गया। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना बुधवार रात करीब 1:30 बजे की है। सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाला संजय यादव अपनी पत्नी सोनाली यादव के साथ एक कमरे में सो रहा था और इसी बीच घर का कुंडा खटखटाकर शाहजहांपुर निवासी रामकमल घर में घुस गया और संजय यादव की गर्दन पर धार
धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सोनाली जब बीच बचाव को आई तो उस पर भी धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। सोनाली की मां गौरी मंडल ने हत्यारोपी के पकड़ने की कोशिश की। उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हाथ में धारदार हथियार लिए वह चश्मदीद नाबालिग पुत्र जय के सामने ही फरार हो गया। जय के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजधानी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पटेल नगर पुलिस ने 65 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत 6,50,000 बताई जा रही है। वहीं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि अभियुक्त दिलशाद स्मैक भगवानपुर हरिद्वार से लेकर आता था और उसे देहरादून के अलग अलग स्थानों पर मोहल्लों और सरकारी संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज में बेचने का कार्य करता था। पटेल नगर थाना ने एक 65 ग्राम का एक स्मैक जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 6.5 लाख रुपए की कीमत है आंकी गई है, ये बरामद हुआ है। इसमें अभियुक्त से एक मोटरसाइकिल जिसके माध्यम से आ रहा था वो बरामद हुआ है। ये व्यक्ति अभियुक्त का नाम जो है दिलशाद है। ये भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है और भगवानपुर से ही ये माल यहाँ लेके आकर के डिलीवरी करने वाला था। चंद्रबनी चौराहे पर इसको अरेस्ट किया गया, इसके निकट इसको अरेस्ट किया गया है और इसमें हम फर्दर काम कर रहे हैं। जो इसका जो मेन सोर्स है उसको भी हम डेवलप करके उसके अरेस्टिंग की हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में आने वाले केरी गांव स्थित कृष्णा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप में 10 से 12 युवकों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन के साथ मारपीट की है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर के आधार पर 10 से 12 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके बाद प्रेमनगर पुलिस ने 2 युवकों को बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमनगर में एक मुकदमा दर्ज कराया है। कुलवेंद्र जो हैं, जो कि हरिद्वार के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि कृष्णा फिलिंग स्टेशन जो खैरी गांव में है उनके साथ में मारपीट की गई है कई सारे लड़कों के द्वारा। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है थाना प्रेमनगर ने। 2 अभियुक्तों को हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि बाकी के लोग कौन थे और बाकी अभियुक्तों को हिरासत में लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कालाडूंगी में आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग अपनी आंखों की समस्या लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं कालाडूंगी का स्वास्थ्य महकमा भी जनता को आई फ्लू को लेकर जागरूक करने का काम कर रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधीर कन्याल ने बताया कि आई फ्लू को हो जाने के बाद खुद से कोई इलाज न करें, बल्कि किसी चिकित्सक को दिखाकर ही इलाज शुरू करें। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जागरूक होकर आई फ्लू से अपना बचाव कर सकता है। फ्लू के पेशेंट आ रहा है, इसको जो विशेषकर बच्चे बहुत हैं और मैं स्कूल से देख रहा हूँ कि एक बच्चे को हो रहा तो कई बच्चों को हो रहा है। तो इसके जो बचाव के तरीके ये हैं कि आप बिल्कुल हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है और बार बार जो अगर आपको आई फ्लू है तो आँखों पर हाथ न लगाएं और अपने जो है डॉक्टर से इसकी सलाह लें। और चूँकि ये कांटेक्ट में आने से फैलता है तो इसलिए अगर किसी बच्चे को आई फ्लू है तो वो प्रदेश में लगातार कैंसर मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके लिए अब केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से कैंसर रजिस्ट्री की शुरुआत होने जा रही है। इस मुहिम के तहत सभी विभागों से एक कैंसर पेशेंट का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि किस क्षेत्र में किन वजहों से कैंसर बढ़ रहा है, कि कैंसर को समझने में, उसका इलाज करने में एक बेहतर कदम साबित होगा। समझने में, डायग्नोसिस करने में, इसको स्क्रीन करने में आज हमें मालूम पड़ता है कि किसी एक पर्टिकुलर गांव में कुछ लंग कैंसर या कुछ भी कैंसर ज़्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है फिर आगे हम लोग वहाँ पर सर्वे करें कि क्या कारण है और हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि जो नॉर्मल जैसे दिखने वाले लोग उनमें कैंसर तो नहीं है। उसको हम जल्दी पकड़ में भी लाने में हमारी हेल्प होगी, आगे ट्रीटमेंट की फैसिलिटी बढ़ाने में भी हेल्प होगी। इसको समझने में उत्तरकाशी के नौगांव विकास खंड के बचाड़ गांव में खेत में काम करने जा रही मां और बेटी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों महिलाओं को उपचार के लिए सीएचसी बड़कोट पहुंचाया, जहां पर दोनों का उपचार चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। आपको बता दें, इससे पहले 24 जून को पुरोला के कंडियाल गांव में खेत में धान की रोपाई में लगे 4 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे, जिसमें से एक की अस्पताल लाते वक्त मौत हो गई
गई थी, जबकि 3 अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे। 2 महिला आई हुई है यहाँ पे, वो जो है काफ़ी अल्टर सेंसोरियम, थोड़ा सा डिसओरिएंटेड थे वो, और उनके परिजन द्वारा बताया गया है कि जो है वज्रपात हुआ है उधर, और अभी हम उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ ईसीजी करेंगे पेशेंट का, जो उसकी माता जी है, उसका ईसीजी करने के बाद हम देखेंगे कुछ चेंजेस हैं तो फिर हायर सेंटर के लिए रेफर करेंगे, अदरवाइज ये वाइटल स्टेबल। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।